नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनल कंप्यूटर्स में और मैं हूं बबलू कुमार। आज मैं प्राण से रिलेटेड सारी समस्याओं के निदान के लिए आपके सामने आया हूं। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। और सक्षमता पास करके बहुत सारे टीचर भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो कि 65,000 शिक्षक जो सक्षमता 2.0 में पास आउट करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो निश्चित तौर पर एकदम ये नेसेसरी है कि आपको प्राण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा सभी शिक्षकों को, तो आपको प्राण की आवश्यकता होगी। तो वैसे तो प्राण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, माफ़ कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको दिग्भ्रमित भी करते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि एक ही वीडियो में प्राण से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो आपका सुलझा सकूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित तौर पे जब आप प्राण जनरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो किसी ऊहापोह की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी शिक्षक हैं जो आगे शिक्षक बनने वाले हैं नियुक्ति पत्र लेके, वो मेरा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद आप अपने दोस्तों को, जो भी मित्र आपके शिक्षक बने हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी मेरे इस बताए सुझाव का लाभ मिल सके। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करेंगे और हम प्राण से रिलेटेड जो जानकारी है शुरू से लेकर के, क्या प्राण होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको कब अप्लाई करना चाहिए और इसका आमतौर पे कितना टाइम लग जाता है प्राण कार्ड जनरेट होने में, ये सारी दुविधाओं का हल हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्राण होता क्या है। तो प्राण एक पैन कार्ड के तरह ही होता है। जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, पैन का, तो उसी की तरह एक कार्ड होता है, जो कि आपका एनएसडीएल जो पैन कार्ड जारी करती है, एनएसडीएल ही जारी करती है। वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट एनएसडीएल से टाई अप की हुई है, और वही संस्था एनएसडीएल नहीं आपको प्राण जनरेट करती है। और रही बात अगर प्राण के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये प्राण का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये प्राण सबके लिए ज़रूरी है। जो भी राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, भारत सरकार के हों या बिहार सरकार के हों या किसी भी स्टेट के हों, तो उनको जो राज्यकर्मी बनने पर उनको प्राण की आवश्यकता ज़रूर होती है। और ये प्राण नंबर जब आपको जनरेट होके आएगा तो 12 अक्षर का ये प्राण नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे प्राण आएगा या कार्ड बन के आएगा, तो ये 12 अक्षरों का प्राण नंबर होता है। 12 डिजिट होते हैं, 12 डिजिट इसमें होते हैं। उसी को प्राण नंबर हम बोलते हैं। वो आपका आगे भविष्य में हमेशा काम आएगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसको आखिर हम अप्लाई कब करें। मान लीजिए हमको नियुक्ति पत्र मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, चाहे बीपीएससी शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या और भी कोई कर्मचारी हों, तो कब जनरेट करें प्राण, आपको कब जनरेट करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो आपको बता दें कि एक इंडिविजुअल आदमी भी प्राण नंबर ले सकता है, प्राण कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, और बाद में जा कर के जब उसको गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी नीड हो तो उसको दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो उनको देखिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपके संबंधित डिपार्टमेंट यानी विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखिए पीछे जो है बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक प्राण जनरेट कराने के चक्कर में गलती कर बैठे थे। उन्होंने क्या किया कि मतलब संबंधित डीओ कार्यालय से जब निर्देश से पहले ही बहुत सारे प्राण जनरेट करा दिए, और उसमें जो है एक त्रुटि आ गई। तो इसलिए ऐसी त्रुटि ना आए, इसीलिए आप तब तक इंतज़ार करेंगे डीओ, आपके संबंधित डीओ कार्यालय से किसी भी लेटर, किसी भी निर्देश का। जब वहाँ से निर्देश आ जाए कि संबंधित शिक्षकों को प्राण अप्लाई कर देना चाहिए इतने दिनों के भीतर, तो आप निश्चित तौर पे अपने से साइबर कैफ़े में जाके
या किसी अपने मित्र एक्सपर्ट से आप प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, और जब निर्देश निकले तभी जा कर के आप अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको प्राण के लिए अप्लाई नहीं करना है, निश्चित गांठ मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ और होती है कि मतलब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ही नहीं। जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए उसको आप अपने कॉपी पे। सबसे पहला तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो NSTL या UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जारी करती है। कहीं से आपका पैन इशू हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड पैन कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड, आमतौर पे बच्चों के भी आधार कार्ड होते हैं, तो आपके तो निश्चित होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो नेम वगैरह है वो अगर मिसमैच है तो मेरे को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, यू हैव इनफ टाइम टू अप्लाई फॉर प्राण। तो आप क्या करेंगे कि जा कर के या तो प्राण सुधरवा लेंगे या आप आधार सुधरवा लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पे प्राण और पैन को ज़रूर सुधरवा लेंगे। दोनों पे मैच होना चाहिए, क्योंकि ये एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है। वैसे आमतौर पे रिजेक्ट होता नहीं है, लेकिन आपके पैन और आधार का मिसमैच होना, नेम या डेट ऑफ बर्थ या सिग्नेचर या कुछ भी, वो रिजेक्शन का कारण हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब मेरी राय ये है कि आप जा कर के ऑनलाइन भी ये पैन कार्ड सुधारा जाता है NSDL के साइट पे, वहाँ पे जा कर के आप अपने पैन को या आधार को मैच करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पासबुक या कैंसिल चेक बुक होना चाहिए आपके पास। वो आवेदन के समय आप आवश्यक है। आपका जो भी जिस बैंक में आपका मतलब खाता हो, स्टेट बैंक, PNB या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो, उसमें आप खाता है वो उसका पासबुक या कैंसिल चेकबुक, दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ये आप अपने पास रख लीजिएगा। चौथे नंबर पे नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि हाल ही में आपको मिला भी है सभी को। तो नियुक्ति पत्र आमतौर पे 3 पेज में आपको मिलता है, और ध्यान रखिएगा कि तीनों प्रति को मर्ज करके अपलोड करवाना है। अगर सामने वाला या साइबर कैफ़े में आप जाते हैं या कोई भी है तो उसको ज़रूर बोलिए कि आपका तीनों प्रति उसको मर्ज करे। वैसे साइबर कैफ़े वाले एक्सपर्ट होते हैं, उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे फोर्स करके बोलिए कि आप मेरे तीनों प्रपत्र को मैनेज करें, मर्ज करके डाल दें, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला तो होता है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, जो औपबंधिक प्रमाण पत्र आपका होता है, औपबंधिक अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र। उसके बाद आपका होता है विद्यालय पदस्थापना पत्र, ठीक है, आपका कौन सा विद्यालय में आपको पदस्थापित किया जा रहा है। और उसके बाद आपका योगदान प्रपत्र होता है, जिसमें कि आपका सिग्नेचर और आपके संबंधित जो प्रभारी होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, या संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, तो वो योगदान प्रपत्र होता है। तो ये तीनों आपके पास होना चाहिए, और तीनों को अपलोड करेंगे, तीनों को मर्ज करके उसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अपना मोबाइल नंबर बंद रहता है और वो दे देते हैं, तो इससे प्राण जनरेशन में दिक्कत आती है ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो एक तो आपका मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें आमतौर पे, ठीक है। वैसे आपको बिना जो प्राण का रजिस्ट्रेशन होता है, बिना आधार के मोबाइल का मतलब ये हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्राण के रजिस्ट्रेशन के समय ये कंपलसरी नहीं है कि आपका मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, वो तो ले लेगा, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है उसमें आधार के OTP से ही काम चलता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, यानी आपके आधार नंबर में कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, ठीक है, और जिस पे कि आपका OTP जा सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपका आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक हो जो कि आपके पास हो आवेदन कराते समय। उसके बाद आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी पे भी पासवर्ड OTP, 1 टाइम पासवर्ड जाता है, तो इसीलिए आप जब आवेदन कराएंगे तो आपके मोबाइल में ही वो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो तो वहीं दीजिएगा आप, क्योंकि इमीडिएट आप उसको दे सकें। आने वाले दिनों में भी सारे जो वर्क होंगे वो ईमेल आईडी पे ही आपका प्राण आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा, ठीक है।
मोबाइल पे आप पैन कार्ड को नहीं अपलोड करा सकते हैं। आप जाइएगा, आपका ईमेल आईडी पे ही वो पैन कार्ड बन के आता है। जब भी ई पैन कार्ड जो होता है उसके बाद तो आपके घर पे वेलकम किट के साथ आपका पैन कार्ड आएगा ही आएगा, लेकिन इससे पहले आपको ई पैन जो आएगा वो आपके ईमेल आईडी पे ही आता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, आपके मोबाइल में हो आवेदन कराते समय। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर आपका होना चाहिए या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जो आपका बैंक में सिग्नेचर है वो भी आप कर सकते हैं। अगर बैंक में जो सिग्नेचर वो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिग्नेचर आपका प्राण पे उभर के आएगा, मतलब प्रिंट होके आएगा। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका सिग्नेचर हिंदी में है या अंग्रेजी में है, कोई जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सिग्नेचर आप दे सकते हैं। जो सामने वाला आपका अपलोड कर रहा है उसको वो अपलोड करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब क्या इसमें, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या इसमें फ़ोटो नहीं लगता है। तो देखिए, इसमें फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी प्राण जनरेट होगा ना, तो आगे के रजिस्ट्रेशन के बाद जितना भी डिटेल्स है, जैसे आपका नाम हो गया, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, आपका जेंडर हो गया, ठीक है, आपका फ़ोटोग्राफ्स हो गया, तो ये 5 चीज़ें हैं ना, वो आपके आधार से ऑटोमेटिकली फेच कर लिए जाते हैं। प्राण का जो NSDL नेटवर्क है वो आपके आधार से, आधार नंबर से, उसमें एक ऑप्शन आता है, पूछा जाता है कि आप डिजी लॉकर से कराना चाहते हैं प्राण जनरेशन, या पैन कार्ड से कराना चाहते हैं, या आपका आधार से कराना चाहते हैं। तो अब जैसे आप आधार ही चुनिएगा, जो सामने वाला करेगा वो जानता है। तो आप जब आधार चुनेंगे ना, तो आधार का OTP जब जाएगा उसको वेरीफाई करने के बाद आपके आधार से ही सारे डिटेल्स लिए जाते हैं, इसीलिए फ़ोटोग्राफ्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका नाम आधार में जो होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने आधार को सुधरवा लेंगे। अगर नाम गलत है आपके नियुक्ति पत्र से या मैट्रिक के प्रमाण पत्र से मैच नहीं करता है आधार नंबर पे, निश्चित तौर पे जाकर सुधरता है आपके आधार सेवा केंद्र पे, उसको आप करेक्शन करवा लीजिएगा। क्योंकि प्राण जो जनरेट होगा उसमें जो नाम होगा ना, वो आपका वही वाला नाम छप के आएगा, आपको डालने से कुछ नहीं होगा। बाद में भले प्राण आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन आपको फजीयत हो सकती है, रिजेक्शन का कारण हो सकता है। ठीक है, दिस में भी रीज़न ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर प्राण। तो इसीलिए आप ये आश्वस्त हो लें कि आपका जो नेम है वो आधार और पैन पे सही हो। ये तो हो गई आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई बताता भी है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये इनफ है, ये इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका प्राण जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं प्राण के लिए, जब NSDL के साइट पे आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप कैफ़े में जाइएगा, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई कर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पिछली बार जो त्रुटि हुई थी प्राण जनरेशन में बहुत सारे शिक्षकों से या बहुत सारे लोगों से, तो वो क्या हुआ था कि पी पैन नंबर एक होता है, उसमें ऑप्शन आता है जो आपसे आवेदन करते समय जब बैठिएगा तो आपको दिखेगा। तो पी पैन नंबर में खाली छोड़ दिया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको क्या डालना है आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि आपको पी पैन नंबर में आपका जो आवेदन पत्र संख्या है, BPSC वाले हों या मतलब सक्षमता पास वाले हों, तो जो आवेदन संख्या हो, संबंधित जिला पदाधिकारी से, आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपका ये निर्देश में लिखा जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं कि BPSC वालों को क्या डालना है पी पैन में और सक्षमता पास वालों को क्या डालना है पी पैन में, लेकिन आपको पी पैन में आपको बता दें कि आपका जो आवेदन संख्या है, जो आप आवेदन करते समय आपको एप्लीकेशन ID जिसको बोलते हैं, तो आवेदन संख्या ही आपको, जो 15 से आमतौर पे स्टार्ट होता है ये सक्षमता पास वाले विशिष्ट शिक्षकों के लिए, तो ये पी पैन में आप अपना आवेदन संख्या एडमिट कार्ड पे या आपके नियुक्ति पत्र के तीनों पेज पे उपलब्ध है, आप उसको उसी को आप डालेंगे। ठीक है, ये अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसके कारण रिजेक्ट हुआ है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं तो वो आपको एक 3 पेज का ये प्रिंट आउट आवेदन का, जो भी आपने आवेदन में भरा है ना, वो सब का प्रिंट आउट आपको निकाल के
वो संबंधित जो आप साइबर कैफ़े में या कहीं पे जो अपने से कर रहे हैं तो वो प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंट आउट के साथ क्या करना है आपको कि प्रिंट आउट ये आपका ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके संबंधित ट्रेजरी और डीपीओ कार्यालय के पोर्टल पे चला जाएगा, जो कि एक एनएसडीएल के नोडल पदाधिकारी नामित हैं आपके कार्यालय में, उनके पोर्टल पे चला जाएगा। ये उनकी जिम्मेवारी है कि आगे क्या करना है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो 3 प्रति निकलेगा, उसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, लेकिन ओरिजिनल चेक कैंसिल आप दीजिएगा, वहाँ पे डिमांड किया जाता है आपके संबंधित डीओ कार्यालय में। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि जो भी प्रति आपका निकलेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड के समय, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, नियुक्ति पत्र हो गया, पासबुक या कैंसिल चेकबुक ओरिजिनली दे दीजिएगा, ठीक है। ये अटैच करके आप अपने संबंधित डीओ कार्यालय में दे देंगे। वहाँ देने के बाद आप क्या होगा कि आपको कहीं कहीं तो आप 2 प्रति निकलवा लीजिएगा, 1 प्रति आप अपने पास रख लीजिएगा और 1 प्रति जमा कर दीजिएगा। कहीं कहीं पे रिसीविंग दिया जाता है, कहीं कहीं पे रिसीविंग की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद अब क्या करना है कि आपको आराम से घर बैठना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये जो प्राण जनरेशन की सेवा है वो एक निःशुल्क प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। पैन कार्ड में तो आपको 106 रुपये 90 पैसे लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ये आपको निःशुल्क प्रक्रिया है, इसमें आपको कुछ भी पैसा चुकाना नहीं है, किसी को किसी स्तर पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन करके फॉर्म सबमिट करके चुपचाप बैठ जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो अगर सही से वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा कर दिया जाए तो 3 से 5 दिनों में 7 दिनों में आपका प्राण जनरेशन होके आपके ईमेल आईडी पे मैसेज चला आता है। लेकिन किसी कारणवश विभागीय परेशानी आती है तो अधिकारियों को, चूँकि बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं, तो वेरीफाई करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। तो होगा क्या कि आपका संबंधित डीओ कार्यालय के पोर्टल पे जाएगा, वहाँ से डीपीओ साहब जो आपके होते हैं, ठीक है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं, वो अपने यहाँ से चेकआउट करेंगे कि आपने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, जो काउंसलिंग हुई है उसमें आप कहीं पे डाउटफुल नहीं हैं, ओके हैं आप। तो अगर आप ओके हैं तो वहाँ से वो वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देते हैं ट्रेजरी ऑफिस में, ठीक है। और ट्रेजरी ऑफिस में जैसे ही वे लोग वेरीफाई करेंगे, आपका एनएसडीएल के द्वारा प्राण जनरेट कर दिया जाएगा और प्राण जनरेट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे मैसेज चला आता है। एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आमतौर पे लोग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आसान प्रक्रिया है। आपका प्राण जनरेट होके आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, ईमेल आईडी पे आपका एक कार्ड ई प्राण आ जाएगा। उसको आप चाहेंगे तो एटीएम कार्ड वगैरह जैसे बहुत सारे कैफ़े वाले प्रिंट कर देते हैं, कंप्यूटर वाले, और उसके बाद आपके घर पे भी प्राण जनरेट होकर के चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्राण जनरेशन से पहले जो ये मैंने वीडियो आपको बना के बताया, तो आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लायक ये जानकारी होगी। प्राण जनरेशन से पहले मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपने देख लिया है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो किसी भी घबराहट में न रहे और आसानी से प्राण जनरेट करा सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। हमें